ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। वक्त हो चला है खबरों की खबर का। और जैसा कि हम इस विशेष एपिसोड में आपको दिन भर की जो विशेष खबरें होती हैं दिल्ली की, वो आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा आपको ये भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हिंदी अखबारों ने मुख्य रूप से क्या कुछ दिल्ली वालों के लिए इस बार विशेष प्रिंट किया है, क्या कुछ उसमें दिखाने का प्रयास किया है। तो आज की जो कुछ मुख्य खबरें हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर जो है कई ऐसी खबरें हैं जो आर्थिक से जुड़ी हुई हैं, कई इंटरनेशनल से जुड़ी हुई है। इसके अलावा दिल्ली की जो ईवी पॉलिसी जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही थी, उस पर भी एक नया अपडेट आया। तो तमाम खबरों पर फोकस डालते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार जो है क्या कुछ नया बदलाव दिल्ली वालों के लिए होने जा रहा है। तो सबसे पहले खबर पर हम गौर करते हैं। तो पहली जो खबर है वो आर्थिक से जुड़ी हुई है, चूंकि ऐसी तैयारी की गई है आरबीआई के माध्यम से जो शायद हर घर से जुड़ी हुई है, हर घर से रिलेटेड है। तो इसमें पहली खबर है, सोने के आभूषण पर ऋण देने के नियम एक समान होंगे। यानी कि अब आरबीआई ने ये घोषणा की है कि गोल्ड लोन के क्षेत्र में गड़बड़ियां रोकने के लिए आरबीआई ने एक ऐसी घोषणा की है जिसके माध्यम से अब जो कच्चा गोल्ड है, इसके अलावा जो आभूषण है, उस पर भी आपको जो ऋण है उन सब के नियम एक ही होंगे। और ऐसा इस जो नए नियम का इसका मसौदा तैयार किया गया है, इसमें ये बताया गया है कि ऋण के लिए निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का विवरण ग्राहकों की जानकारी के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसी तरह की तमाम चीज़ें हैं और इसमें ये भी बताया गया कि दुकानदार और छोटे व्यापारियों को बड़े लेन-देन आसानी से करने का मौका मिलेगा। और अब महँगी खरीदारी जैसे ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बड़ी रकम का भुगतान वो स्वयं कर सकेगा। तो इस तरह के जो है बदलाव आरबीआई ने किए हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर जो है जिसको लेकर भारत लगातार संघर्ष करता रहा है। कई वर्षों तक भारत ने इंतजार किया कि वो जो अपराधी है वो भारत के अंदर आए और उसके ऊपर कठोर से कठोर सजा हो। हम बात कर रहे हैं 26/11 की। जिस तरीके से मुंबई में ताज होटल पर हमला किया गया था, उसके बाद पाकिस्तान का उसमें नाम आया था, तमाम आतंकवादियों का नाम आया था। तो उसमें जो एक महत्वपूर्ण जो नाम था, भारत भारत की गिरफ्त में, अखबार ने हेडिंग दी है कि भारत की गिरफ्त में तहबूर राणा, जो पाकिस्तान का निवासी था, उसके ऊपर ये आरोप था कि उसी ने पूरे 26/11 के जो प्लान था 2008 में जो हुआ था मुंबई में, उसकी पूरी साजिश उसने रची थी। उसके बाद वो कनाडा गया, फिर यूएस गया। वहाँ से अब फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने जो है उसको अपने यहाँ पर बुला लिया है और आज वो दिल्ली स्थित एनआईए ऑफिस में पहुंच भी गया, जहाँ पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम थे। तो निश्चित रूप से कहना कि भारत के लिए एक सामरिक नजरिए से एक अच्छी जीत हुई है। सामरिक नजरिए से जो आतंकवादियों को पकड़ने की नीति है वो भारत ने कर दिखाया है। इस तरह की चीज जो है अब जाहिर हो गई है। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली जो है दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली सरकार से ये जुड़ी हुई है, जिसमें एक पेटिशन गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में और उसमें ये बोला गया था कि दिल्ली के अंदर जो 7 मंत्री हैं, ये बहुत कम है दिल्ली के प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखने के लिए, और ये सर्वाधिक देश में सबसे कम मंत्रियों का पद है। तो इनमें इनके पद इंक्रीज किया जाए। तो इसमें अखबार ने हेडिंग दी है कि क्या दिल्ली सरकार में भी 7 से ज्यादा मंत्री होने चाहिए। हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। हाई कोर्ट जो है सुनवाई करने वाला है कि क्या दिल्ली सरकार में वास्तविक रूप में 7 से ज्यादा मंत्री होने की गुंजाइश है, क्या ऐसे मंत्री के पद जो है बढ़ाने जाने चाहिए, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार पर बोझ जो है बढ़ा है। और इसमें यह भी बताया गया कि याचिका में कहा सरकार चलाने के लिए 38 विभाग और केवल 7 मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं मंत्रियों पर काम का बोझ भी पड़ता है, शायद इसलिए क्या दिल्ली का विकास नहीं हो पाता सही तौर से। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। दिल्ली हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और फैसला देगा संबंधित जो भी नियम इसके बनाएंगे कार्यपालिका को कि वो इसमें कुछ बदलाव करे। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो अगली खबर जो है कल भी कुछ अखबारों ने इसको प्रिंट किया था और आज भी किया है कि लोगों की नाराजगी के बाद डीडीए ने 2 पार्कों से हटाई एंट्री फीस। इसमें जो है फरवरी में द्वारका और अप्रैल में मयूर विहार पार्क पर लगाई गई फीस में जो है वापस ले लिया गया है। कुछ दिन पहले ही जो यहाँ पर जो कुलदीप विधायक हैं, जो कुंडली विधानसभा के, उनके एरिया में एक पार्क पर जो है टैक्स लगाया गया, तो उसके बाद उन्होंने विरोध भी दर्ज करवाया था। और द्वारका में कुछ दिन पहले पार्क में एंट्री फीस लगाई गई थी, वहां पर भी लोगों ने काफी विरोध दर्ज करवाया था। उसके बाद आखिरकार डीडीए पीछे हटा है और दिल्ली वाले को सुविधा को देखते हुए उन सभी पार्कों पे से एंट्री फीस अब डीडीए ने हटा ली है। तो आपकी इस पर जो भी राय हो आप कमेंट अवश्य करिएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईवी पॉलिसी को लगातार चर्चाएं दिल्ली में हो रही हैं, तो अब जो है नई ईवी पॉलिसी में हो सकती है और देरी, प्रस्तावों में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। जैसा कि पहले जानकारी ये थी कि 31 मार्च को जो है इसकी डेट खत्म हो रही थी, उसके बाद 15 दिन के लिए इसको बढ़ाया गया था, परंतु अब हो सकता है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि लगातार लोग जो है विरोध कर रहे हैं।
ऑटो ई रिक्शा के जो संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। और जाहिर तौर से जिस तरीके से दोपहिए वाहनों पर इस नियम को लागू करने की बात कही थी, उससे कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली प्रभावित होने वाली थी। तो अब जो है इसमें रोक लगा दी गई है। हो सकता है कि कुछ परिवर्तन करने के बाद इसको लागू किया जाए और कुछ समय लिया जाए। और अगली खबर की ओर चलते हैं। तो अगली खबर जो है दिल्ली सरकार के मंत्री से जुड़ी हुई है, कपिल मिश्रा से। कुछ दिन पहले ही उन पर जो है एक न्यायालय ने जो सेशन कोर्ट होता है उसने ये आदेश दिया था कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, दिल्ली दंगे में आरोपित हैं, क्योंकि इनके ऊपर दंगे भड़काने के आरोप लगे थे इस तरह के लिए। परंतु उनको अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो है कपिल मिश्रा पर एफआईआर के आदेश पर 21 तक रोक लगा दी। 21 तारीख तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी। उसके बाद जब अगली सुनवाई होगी तो उसमें कोर्ट फैसला करेगा कि कपिल मिश्रा की वास्तविकता में ऐसी भूमिका थी दंगे भड़काने में कि नहीं थी। तो ये एक बड़ा आदेश है और बड़ी राहत भी बीजेपी को कहीं ना कहीं मिली, क्योंकि उनके मंत्री के ऊपर एफआईआर होने वाली थी परंतु नहीं हुई। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जो है घाटा पूरा करने को सरकार खोज रही डीटीसी में आय के रास्ते। यानी कि डीटीसी में जिस तरीके से जो है लगभग 6500 करोड़ रुपए का जो घाटा चल रहा है डीटीसी का, सरकार उसको खत्म करना चाहती है और उसमें आय के साधन बढ़ाना चाहती है। तो इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। परिवहन मंत्री बोले एक साल में कम से कम 270 करोड़ की आय बढ़ाने का लक्ष्य है। और इसमें लगभग ऐसा प्लान बनाया गया है कि बस स्टैंड, टर्मिनल और डिपो के मुख्य द्वार पर विज्ञापन लगाने की अनुमति दी जाएगी। इससे पहले ऐसा नहीं था। और इसमें कई जो है ऐसे डीटीसी दिल्ली के जेवर एयरपोर्ट तक अपनी बसें चलाने जा रही है। यानी कि रूट भी बढ़ाए जाएंगे और एडवर्टीजमेंट के सोर्स भी बढ़ाए जाएंगे, जिससे कि डीटीसी की इनकम बढ़े और जो घाटा है वो घट जाए। तो इस तरह की प्लानिंग पूरी जो है दिल्ली सरकार की चल रही है। अगली खबर की ओर चलें तो लगातार जो पिछले कई दिनों से, पिछले सोमवार से लगातार उत्तर पूर्वी दिल्ली का एक हॉट विषय, पूरी दिल्ली का एक हॉट विषय बन चुका है। गोकुलपुरी में बहन के प्रेमी की हत्या करने वाले साहिल ने ही हिंदू युवती से शादी कर रखी थी। अखबार ने ये जानकारी दी है और अखबार ने ये भी बताया है कि इससे पहले दिल्ली में 3 इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जहां पर हिंदू लड़कों को मुस्लिम लड़कियों से प्रेम करने से या उनसे किसी प्रकार का संबंध रखने से उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अब जिस प्रकार हिमांशु की हत्या की गई थी गोकुलपुरी में, उस पर अखबार ने ये बताया है, पुलिस ने जो जांच की है उसमें ये पता चला है कि जो साहिल है, जिसके ऊपर ये आरोप है हिमांशु को मर्डर करने का, साहिल और उसका एक भाई जो और है, उन जो साहिल है उसने खुद एक हिंदू लड़की से शादी कर रखी थी और उसकी बहन किसी हिंदू लड़के से शादी कर रही थी। उस पर उसको इतनी आपत्ति हुई कि उन्होंने हिमांशु को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार ये किस तरह की धर्मनिरपेक्षता, तमाम चीजें चल रही हैं। इसमें जो है अब बड़ा जो बात है वो उसमें कई सारे संगठन इंक्लूड हो गए हैं और उन्होंने ये फैसला किया है कि आने वाली 11 अप्रैल को चक्का जाम किया जाएगा और इसमें हिमांशु की हत्या करने वाले आरोपित की सख्त सजा दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की रणनीति तैयार की है। शुक्रवार को तीनों संगठन मृतक के स्वजन के साथ ज्योति नगर में बैठक करेंगे और दोपहर में गोकुलपुरी फ्लाईओवर के पास जो है चक्का जाम करेंगे और दिल्ली पुलिस को सख्त सख्त अनुरोध करेंगे कि वो जो है आरोपियों को सख्त सख्त सजा दे, क्योंकि धर्म के आधार पर की हुई हत्या है। इस तरह के आरोप हैं संगठन के। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से हाई लेवल पर उसको रखा गया है, हनुमान जयंती भी आने वाली है, तो क्या कुछ नया बदलाव उत्तर पूर्वी दिल्ली में होता है, ये देखने वाला विषय होगा। अगली खबर की ओर चलते हैं और ये भारत के रास्ते तीसरे देश को सामान नहीं भेज पाएगा बांग्लादेश। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, भारत से संबंधित जो व्यापार थे, जो साड़ियां थी, उनको फाड़ा गया, उनको जलाया गया, उनको खुलेआम विरोध किया गया, तमाम जो कंपनियां थी उनका विरोध किया गया, उनके शोरूम को फूका गया। तो उसके बाद भारत ने ये फैसला किया है कि भारत के रास्ते जो है किसी भी तीसरे देश को बांग्लादेश अपना सामान नहीं भेज पाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बांग्लादेश को कमजोर करने की पूरी तैयारी भारत कर चुका है और सख्त नियम जो है अपनाता जा रहा है। भारतीय बंदरगाह, हवाई अड्डों पर बांग्लादेश को मिली निर्यात सुविधा बंद कर दी जाएगी। 2020 में मिली थी यह सुविधा। भूटान व नेपाल के लिए निर्यात पर रोक नहीं और भारतीय निर्यात को लागत बढ़ाने के साथ ही सामान भेजने में होने लगी थी देरी। तो इसलिए भी ये फैसला लिया गया है, परंतु असली पॉइंट तो आप भी समझ सकते हैं कि असली इसके पीछे क्या मोटिव था, क्या मोटिव होगा भारत सरकार का। और ये थी आज की टॉप हेडलाइन, जिनके माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया कि क्या कुछ दिल्ली की मुख्य खबरें हैं और कैसे दिल्ली वालों को अवेयर होने की आवश्यकता है और सावधान होने की आवश्यकता है। आपको हमारी ये एपिसोड कैसा लगा, आप कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।